नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को फॉलो करिए, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। ये कुल 1000 एमसीक्यू है, इसका रिवीजन मैं आप लोग को करा रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह आपका दिल्ली में हुआ था, फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली। 8 सितंबर 1928 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक दिल्ली की फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। यहीं पर संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया और चंद्रशेखर आज़ाद को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। इसका मुख्यालय जो है आगरा में था। यहाँ पर देखना है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, यह भी सही है। तो एक व दो दोनों कथन सही है, मतलब विकल्प सी जो है सही है आपका। तो कुल मिलाकर वही बातें लिखी गई है। यहाँ देख सकते हैं भगत सिंह को उनके दो साथियों, यहाँ पर कुछ तमीज़ तहजीब नहीं होती है लोगों को यहाँ। कम से कम भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो दो साथी कौन थे? तो आप जानते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। कम से कम पब्लिकेशन वाले को इतना जरूर देखना चाहिए। कई जगह मैं एनसीईआरटी की बुक में भी बहुत ज़्यादा देखा हूँ, राणा प्रताप था ऐसे करके दिखा रहेगा। फिरोज शाह तुगलक थे, सिकंदर लोदी थे, अलाउद्दीन खिलजी थे और राणा प्रताप था। इस तरह की मैं रिपोर्टेड किताबों में भी देखा हूँ। कम से कम या तो फिर यह उन्हें इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कहाँ था लगाना है, कहाँ थे लगाना है, कहाँ उसके लगाना है, कहाँ उनके लगाना है। भगत सिंह को उनके दो साथियों भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के साथ लाहौर में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सैंडर्स हत्याकांड में वांछित होने के कारण इन्हें फांसी दी गई थी। यह कम से कम इसे नज़रअंदाज नहीं कहने के लिए, तो यह बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं होती है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था अरविंद घोष ने दिया था। यहाँ पर देखिए, अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध की नीति का प्रतिपादन किया था। उनका मानना था कि जब तक अंग्रेज भारत न छोड़ दे तब तक हमें उनके विरोध में प्रदर्शन करते रहना चाहिए था। यहाँ आप लोग मिलान कर लीजिए। चटगांव शस्त्रागार हमला जो था यह सूर्यसेन से संबंधित था। काकोरी षड्यंत्र जो था यह आपका काकोरी षड्यंत्र तो राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित था। लाहौर षड्यंत्र जो था यह आपका जतिन दास से, गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल से। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे? तो आपके बाबा गुरदीप सिंह, विकल्प बी जो है सही आपका। पंजाब के बाबा गुरदीप सिंह कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे। गुरदीप सिंह हांगकांग गए थे। यहाँ पर बहुत से सिख थे जो कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन कनाडा के कानून के अनुसार नहीं जा पा रहे थे। 1914 में गुरदीप सिंह एक जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लेते हैं और 376 यात्रियों को लेकर कनाडा स्थित वैंकूवर बंदरगाह पहुंचते हैं, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने यात्रियों को उतरने की इजाज़त नहीं दी थी। अब ये यात्री कनाडा से भारत के लिए रवाना हुए। 29 सितंबर 1914 को ये यात्री कलकत्ता बंदरगाह पहुंचे। यह हंगामा हो गया, जिससे 20 यात्री मारे गए और 202 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गुरदीप सिंह सहित अनेक यात्री भागने में सफल रहे। इसी घटना को कामागाटो मारू कांड के नाम से जाना जाता है। और यह चटगांव शस्त्रागार हमला 1930 आप जानते हैं सूरजसेन से संबंधित है। और खाकोरी षड्यंत्र केस जो है 9 अगस्त 1925 को है। राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह यह लोग संबंधित थे। चंद्रशेखर आज़ाद यह सभी लोग संबंधित थे काकोरी षड्यंत्र से। और 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा, विकल्प बी जो है सही आपका। मैडम भीखाजी कामा ने सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था और इन्होंने तिरंगा फहराया था। जो तिरंगा झंडा था वो किस किस रंग का था? लाल, हरा, पीला। ध्यान रखिएगा, लाल, हरा, पीला था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का धारा स्थल क्या था? तो उत्तरी अमेरिका था। विकल्प बी जो है आपका सही है। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो 3/20 भाग पर नील की खेती करना, यही एक तात्पर्य है। विकल्प ए जो है सही आपका। चंपारण के अंग्रेज नीलहों में यहाँ के किसानों से यह अनुभव किया था
ये अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को तिनकठिया प्रथा कहा जाता है। रासायनिक रंगों के आ जाने से जब नील का बाजार खत्म हो गया था तो बाध्य होकर नीलहों को अपने कारखाने बंद करने पड़े। यहाँ के किसान भी नील की खेती से मुक्त होना चाहते थे, अतः नीलहों ने इन पर गैर कानूनी कर लगा दिया था। इसी संबंध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, अतः तिनकठिया पद्धति समाप्त हुई थी। गांधी जी का चंपारण आंदोलन संबंधित था, किससे संबंधित था? तो ये आप लोग देख लीजिए, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। विकल्प डी जो है सही आपका। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिए। गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था। अंग्रेज नीलहों ने नील उगाने वाले किसानों पर नील की खेती न करने के बदले में अवैध रूप से कर लगा देते थे। चंपारण के जो राजकुमार शुक्ला थे, 1916 में गांधी जी से चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराते हैं। 1917 में गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं और गांधी जी के दबाव में सरकार ने सारे मामले की जाँच के लिए एक आयोग गठित किया था और गांधी जी को भी इसमें सदस्य बनाया था। यही तिनकठिया पद्धति थी और बाद में 25% वापस दे दिया गया, जो भी वसूला गया था उसका 25% वापस दे दिया गया था और आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे। विकल्प सी। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो यह अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। अकाल पड़ा हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी भू राजस्व वसूला जा रहा था, इसीलिए खेड़ा में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ये कारण नहीं था, तो केवल यही एक कारण था। विकल्प एक मतलब जो है सही आपका। तो गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की, इसी कारण गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था। अंततः सरकार ने अधिकारियों को मुक्त रूप से निर्देश दिया था कि उन्हीं किसानों से राजस्व वसूला जाए जो देने की स्थिति में हों। महात्मा गांधी ने राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाएं क्या हैं? तो कालक्रम से लगाना है तो सबसे पहले चंपारण था, फिर उसके बाद आपका अहमदाबाद था, उसके बाद क्या बोलते हैं खेड़ा था और उसके बाद क्या था असहयोग आंदोलन। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो बताया हूँ 1917 में चंपारण था, 1918 में अहमदाबाद था, 1918 में ही आपका खेड़ा सत्याग्रह भी था, 1920 में था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। डी जो है सही है आपका। 6 जुलाई 1944 को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। इस संबंध में सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वाधीनता के संघर्ष में उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद की हड़ताल में। विकल्प सी जो है सही है। अहमदाबाद में ही सबसे पहले इन्होंने अनशन किया था। सबसे पहले महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद की हड़ताल के दौरान एक हथियार के रूप में किया था। अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग समाप्त होने के बाद मिल मालिकों ने प्लेग बोनस समाप्त कर दिया, इससे मजदूरों में असंतोष व्याप्त हो गया था। गांधी जी ने मजदूरों की हड़ताल पर किए जाने के कहा, मिल मालिकों से कहा कि 35%, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताया था 35% बोनस मिल रहा था, लेकिन प्लेग के दौरान, लेकिन प्लेग समाप्त हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 35% जो बोनस मिल रहा था उसको बंद कर दिया। तो मजदूर मांग कर रहे थे कि 35% जो बोनस मिल रहा है उसको जारी रखा जाए। अंततः हड़ताल होता है, गांधी जी आमरण अनशन करते हैं, उसके बाद न्यायालय में मामला पहुंचता है और 35% बोनस पर जीत हो जाती है। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो यह जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जोड़ा गया था और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। विकल्प सी जो है सही आपका। नोआखली एक विद्रोह था, 1946-47 में हुआ था, सांप्रदायिक दंगा था, जिसमें उस समय प्यारेलाल जो थे महात्मा गांधी के सचिव हुआ करते थे और उनकी एक बहन थी सुशीला नैयर, यह महात्मा गांधी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ, यह नोआखली कहाँ, बंगाल में नोआखली, ध्यान में रखिएगा आप लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान वापस कर दी थी 1919 में। रौलट टेट लागू होने का प्रयोजन क्या था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, यही इसका मुख्य प्रयोजन था। विकल्प भी जो है सही आपका। तो देखिए, रौलट टेट लागू करने का प्रयोजन राष्ट्रीय व क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। 1917 में शहर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी इस बात की जांच के लिए गठित की गई थी भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी गतिविधियां फैली हुई हैं। इसका मुकाबला करने के लिए केस कानून की आवश्यकता थी। तो कुल मिलाकर यही था, क्रांतिकारी और अराजकता अपराध अधिनियम 1919 था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के पूर्व घटी थी? मतलब जलियांवाला कांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था,
तो उसके तुरंत पूर्व कब कौन सी घटना हुई थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना, सबसे पहले रॉलेट एक्ट बना था, विकल्प बी। और तो यहाँ पर देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, और जिसे जनरल डायर ने शांतिपूर्ण चल रही सभा में गोली चलाने का आदेश दिया। बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इस घटना से तुरंत पहले जो घटना थी 18 मार्च 1919 को और रॉलेट एक्ट लागू होता है, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड होता है। 6 अप्रैल 1919, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक महात्मा गांधी का दांडी मार्च चलता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को फॉलो करिए। धन्यवाद आप लोग।